ने कहा कि टेली कॉलर, तो टेली कॉलर की भी जॉब मिल गई थी। उस दिन परिवार में बड़ी खुशी थी कि यार एटलीस्ट जॉब मिल गई। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे बस किस्मत कह लो कि हमारा वो कह लो, भाग्य कह लो। सेल्स में होते थे तो लोग कहते थे चलो आज मीटिंग है। सो उनका टारगेट रहता था कि हम लोग क्लोज कैसे करें। मेरा टारगेट रहता था कि महीने में मैं 30 लोगों से कैसे मिलूं। जब हम सुबह से शाम तक किसी काम को करने की कोशिश करते हैं उसमें ना कैसे हो सकता है। ना तब होता है जब आपका फोकस क्लियर नहीं है, जब आपका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है, जब आपके पास सेकंड थॉट है, जब आप उस लेवल में मेहनत नहीं करते। हेलो सुरेंद्र जी, वेलकम टू ग्रह ज्ञान। कैसे हो सर? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। सर, आप, मुझे याद है आप गुड़गांव आए थे नौकरी की तलाश में, और आपकी पहली नौकरी एज ए सेल्स टेली कॉलर थी। 9,000 की तनख्वाह थी आपकी, और आज आप 90 लोगों की टीम चलाते हो। तो इस जर्नी को हाईलाइट करो। एक्चुअली में क्या है कि नौकरी की तलाश में भी आए थे, बट ये नहीं पता था कि इस जैसे फील्ड में मिलेगी। रियल एस्टेट में बेसिकली टिपिकली अगर आप बात करो तो नौकरी देखने के साथ साथ ना ये नहीं पता था कि ये नौकरी ना हमें बिजनेस तक ले जाएगी। जैसे आपने कहा कि इस जर्नी को हाईलाइट करो, तो इस जर्नी तो ना आप लोगों के प्यार ने बना दी। अदरवाइज जर्नी का तो कोई ऐसा एजेंडा था ही नहीं कि हमने वहां तक, उस टाइम पे कोई विजन नहीं था कि वहां तक पहुंचना है। बट वी व्हेन एंटर्ड इन द सेम इन दिस फील्ड, सो जब आपने कहा कि टेली कॉलर, तो टेली कॉलर की भी जॉब मिल गई थी। उस दिन परिवार में बड़ी खुशी थी कि यार एटलीस्ट जॉब मिल गई। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे बस किस्मत कह लो कि हमारा वो कह लो, भाग्य कह लो कि हम लोग इस लाइन में आ गए। ये कौन सी साल थी जो आपकी पहली नौकरी लगी टेली कॉलर की? मेरे को आज भी ध्यान है जी। 13 जनवरी 2013। डेट याद है आपको? मेरे को 13 जनवरी 2013 इसलिए याद है क्योंकि 14 को अपना लोहड़ी थी, तो मेरे को घर जाना था जी। तो मैंने आचार्य को बोला कि मैं ना 15 या 16 में ज्वाइन कर पाऊंगा, बिकॉज घर में कोई फंक्शन है। इस वजह से ना आज भी ध्यान है। और फर्स्ट जो जॉब और फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट ऑफिस, मेरे ख्याल से सबको भी ध्यान है। फैमिली का रिएक्शन कैसा था उस पहली जॉब के बाद? एक्चुअली में घर वाले तो चाहते थे कि अपना गुड़गांव जाए, जॉब करे, बट ये कोई नहीं चाहता था कि मैं रियल एस्टेट में दो। तो आपने बताया कि मेरी नौकरी रियल एस्टेट में ही लगी है? नहीं, उनको जब बताया कि नौकरी रियल एस्टेट में लगी है तो कुछ जानता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो आज भी मतलब ये मान के चलो 70% लोग नहीं जानते कि मेरा काम क्या है। अच्छा। हाँ, जो अपने नेटिव में जो ऑफिस आ गए, कंपनी में विजिट करके। वो कहाँ से सर? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है हमारा जींद, और वहाँ पे जो हमारा शहर है वो नरवाना लगता है, और मैं नरवाना के भी गांव से बिलोंग करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से आप आए थे? बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आया था। अच्छा अच्छा। पिताजी आपके किसान थे, आपने बताया? हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी बहुत खेती की है। पिताजी के साथ स्टडी करते थे साथ में। जिस दिन छुट्टी होती थी तो हमारा तो पिकनिक स्पॉट ही खेत होता था, तो खेत में काम करना पड़ता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपकी पहली नौकरी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक्चुअली में जो पहली नौकरी थी ना, तो वो बड़ी पैशनेट रही मेरे लिए। तो मतलब कि मेरे को ना कोई और काम में मजा नहीं आता था। आप ये मानो कि यार दोस्त बोलते थे पार्टी करनी है, बट मेरे को कॉल करना अच्छा लगता था, मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता था, और लोगों से ना कि बिना किसी स्वार्थ के मिलना अच्छा लगता था। जब हम लोग सेल्स में होते थे तो लोग कहते थे चलो आज मीटिंग है। सो उनका टारगेट रहता था कि हम लोग क्लोज कैसे करें। मेरा टारगेट रहता था कि महीने में मैं 30 लोगों से कैसे मिलूं। वहां पे टारगेट होते थे कि आपने लोगों से 10-15 मीटिंगें करनी है, 20 मीटिंगें करनी है। बट मैं कहता था व्हाई नॉट 20, हम 30 से क्यों नहीं मिले। लोग कहते थे मैं 2 से मिल लिया, 2 में से 1 क्लोज हो जाए। मैं कहता 30 से मिल लिया, 30 में से 1 भी क्लोज ना हो, क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट लाइजनिंग बन रही है, लोग हमारे पैनल में आ रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं कि हम लोग कंसल्टेंट हैं, और वही जीत आज यहाँ तक ले आई। बहुत बढ़िया। सो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस जॉब के बाद आपका दूसरा कदम क्या था? आप कैसे आगे बढ़े फिर? एक्चुअली में क्या है कि वहां भी 1-2 महीना हेक्टिक था, क्योंकि मैं जिस फैटर्निटी से बिलोंग करता था और जिस ग्रामीण क्षेत्र से आया था, तो यहाँ पे ना गुड़गांव का ट्रेंड रियल एस्टेट का कुछ अलग ही था। तो सब लोग सूटेड बूटेड, एंड जो लोगों का तरीका था प्रेजेंटेशन देने का, कोई पावर पॉइंट यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है। बट हमें इतना आइडिया नहीं था। बट हमें ये जरूर था कि जमीनें बेचते कैसे, मकान दुकान बेचते कैसे। माइंडसेट क्लियर था? माइंडसेट क्लियर था। और उस टाइम पे हमने ना कॉलेज के दौरान मैंने बीटेक किया है, तो उस टाइम भी हम लोग ना 2-4 हमारे दोस्त कॉलोनाइजर थे, तो उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे। ये आइडिया था कि ऐसे काम होगा।
बट ये आइडिया नहीं था कि कॉलिंग करके भी ग्राहक बुलाए जाते हैं। अच्छा। तो दिन में लोग ना 100 कॉल करके 50 कॉल करके हेक्टिक शेड्यूल मानते थे अपने आप को कि मैंने 100 फोन आज कर तो दिए। 100 कॉल कर ली मैंने। अगर मैं आपको, मेरे पास एक रजिस्टर भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। मैं 500-600 कॉल करने के बाद तो मेरे को ये होता था कि हाँ मैंने कोई काम किया। 500 कॉल इन डे करते थे आप? मैं 500 मतलब कि जितने भी मेरे को लोग जानते हैं रियल एस्टेट में, आप किसी से पूछना, 500 प्लस कॉल का मेरा रिकॉर्ड होता है। ओह माय गॉड। मतलब कि जो जर्नी रही, पहले महीने ही थोड़ा सा सेल्स का स्लो डाउन था, तो कंपनी में भी कहा कि ये नहीं कर पाएगा। बट एक दो जो हमारे मैनेजर थे, दे बिलीविंग कि यार ये 20 मीटिंगें कर चुका है। 20 मीटिंगें तो 4 से 5 लोगों ने मिलकर भी नहीं की, और ये अकेला 20 मीटिंगें कर चुका है, तो नहीं, इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ मेरी 12 सेल पूरी यूनिट में। अगर आप बात करें जो अदर टीम्स थी, कि एक आध टीम होगी जिसकी 12 सेल्स थी, और मेरी टीम में मैं इकलौता ऐसा आदमी था जिसकी अकेले की 12 सेल्स। मतलब कंपनी अलग परफॉर्म कर रही है, आप अलग परफॉर्म कर रहे हो एक तरफ। यस, ये आप कह सकते हो। एंड जो उस टाइम के हमारे बॉसेज थे, जो हमारे सपोर्टिंग थे, आप उनसे किसी से भी मिलोगे, मैं नाम भी हाईलाइट कर दूं, एक दो मनोज एंड रिंकेश, आप जाके उनसे भी बात करोगे, दे आर आल्सो डूइंग गुड इन रियल एस्टेट, तो आपको बता देंगे कि हाँ इसका कल्चर ही ऐसा था। तो उसी, जैसे आपने जर्नी की पूछा, तो उसी कंपनी में अगले 3 महीने बाद मेरे को मैनेजर प्रमोट कर दिया था, टेलीकॉलर टू डायरेक्टली मैनेजर। क्या बात कर रहे हो सर? क्योंकि सेल का जो नंबर था वो 40 क्रॉस कर गया था, और उस कंपनी का एक पैरामीटर था कि अगर आप 25 सेल कर देते तो आप मैनेजर अपॉइंट हो। क्या तभी आप बेच रहे थे? एक्चुअली उस टाइम पे हमारा फोकस ऑन द फर्स्ट मंथ तो गुड़गांव में था। ठीक है। देन कंपनी ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ से एक माइक्रो मार्केट है ऑलमोस्ट कोई 40-50 किलोमीटर दूर, भिवाड़ी के नाम पे, बिल्कुल। तो वहां अच्छा, पे भिवाड़ी तभी बिक रहा था? भिवाड़ी तभी बिकना शुरू हुआ था। अच्छा। 2013 में। मुझे लगा ये भिवाड़ी की हाइप अभी आई है। नहीं, भिवाड़ी की हाइप तो अभी तो उठ रहा है भिवाड़ी। हाँ, बिल्कुल सही। पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये मान के चलो 50% डाउन चला गया था, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबल जर्नी जो गुड़गांव में अभी आई। अच्छा, वापस हम उस डिस्कशन पे आते हैं कि आप 2 महीने में मैनेजर किस पोस्ट पे आप चले गए? 3 महीने में। 3 महीने में। हाँ। हाँ, फिर? तो 3 महीने, 2 महीने मेरी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे को 10 लोगों की टीम दी गई। उस टीम का ये था, मैंने लोगों से एक बात कही थी कि कंपनी आपसे एक सेल्स आती है, आप 2 करके दो तो हम माने कि हमने कोई टाइगर टीम बनाई। हाँ। तो जब हम लोग फ्लोर पे 10-12 लोग पहुंचते थे, तो सबको ये होता था कि एटलीस्ट इनके बैग में 5-6 चेक तो होंगे। मतलब कि ये प्रमोटर तक को ये था कि इनके बैग देख लो, ये आज इन्होंने अगर एक सेल अनाउंस की है, हो सकता है 2-4 सेल कल अनाउंस करने की सोच रहे, तो आज इवनिंग में इनसे ले लो कि कल दूसरी कर दें। ये रुतबा हमारा रहता था। तो 3 महीने के बाद किसी कंपनी ने मेरे को ऑफर दिया कि आप बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन करो। तो उस टाइम पे हमने कंपनी में, ये 4 महीने में हुआ है? मैं 3 महीने में मैंने मैनेजर प्रमोट, अगले 3 महीने बाद 6 महीने में। 6 महीने में। मेरे को आज भी डेट ध्यान है कि जब हमने जनवरी में ज्वाइन किया था, तो आई गोट ए ऑफर इन जुलाई, जो उन्होंने हमें बोला, तो हमने उनसे कहा कि हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो 17 सितंबर को हमने उस कंपनी में जाके एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया। एक गांव से आया वो लड़का, एक किसान का बेटा, और जो शहर के तौर तरीके से वाकिफ नहीं है, वो शहर में आके और इस तरह से काम करना और अपने आप को आगे बढ़ाना, कुछ चैलेंजेस? एक्चुअली में क्या है कि यही सवाल ना मैंने पापा से भी किया था, जब मेरे को कॉल करते हुए 10 दिन हो गए थे कि पापा मतलब कि बड़ा मुश्किल है, 500 टेलीफोन करवाते हैं, लोगों से मीटिंग मांगनी पड़ती है, कोई दे ना दे। तो उन्होंने कहा बेटा खेती से भी मुश्किल है। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, जब उन्होंने कहा कि खेती करने से मुश्किल है। अब देखो ना, ऑफिस अच्छे थे, चाय कॉफी बढ़िया मिलती थी, लोगों से मिलना ही तो था, और काम क्या था? एयर कंडीशनर में बैठते थे। एयर कंडीशनर में बैठना, लोगों से मिल के आना, उनसे पैसे पूछने लगाने, हम इतना तो मेहनत करनी है कि हम लोगों से मिल पाए। और इस रियल एस्टेट में और मेहनत क्या है, लोगों से मिलने की मेहनत है, लेकिन एक मेहनत है कि फेयर रहना। आज जिंदगी में अगर कोई इंसान अपने लाइफ में तरक्की चाहता है ना, तो वो अपनी टीम से, अपनी कंपनी से, अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से, अपने जो डेवलपर लोग भी है, जिस भी फील्ड में वो है, अगर वो फेयर रहे तो मंजिल दूर नहीं है, ये मेरा मानना है।
ठीक है। और उसके बाद फिर ये ध्यान में कब आया कि अब मुझे किसी के लिए काम नहीं करना, मुझे खुद के लिए काम करना, मुझे एक कंपनी बनानी है, खुद की कंपनी बनानी है? एक्चुअली में ऐसा कोई विजन नहीं था। जब मैंने उस कंपनी में बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया तो वहां पे ना या तो प्रमोटर थे या मैं था जो वाइस प्रेसिडेंट, अदरवाइज हमारे पास ऑफिस भी नहीं था। जिस कंपनी ने हमें बुलाया तो या तो वो मालिक था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या मैं था, या कंपनी का नाम था, नहीं तो ऑफिस भी नहीं था। तो फर्स्ट डे हमने ऑफिस चूज किया। सेकंड डे में अपना बाजार करके गुड़गांव में बस स्टैंड के पास एक वो है जो कंसल्टेंट टाइप्स, राइट, तो उनके पास गया। मैंने कहा कि हमें बच्चे चाहिए, हम पर इंटरव्यू आपको 500 रुपए देंगे। तो वहां से मैंने लोग उठाए, हमने ना लिंक्डइन का और इंडीड का और इनका कभी सहारा नहीं लिया। तो वहां से मैंने लोग बुलाए, वहां से एचआर भी मिल गए, वहां से पेंट्रीज भी मिल गए, सेल्स भी मिल गई, तो वहां से टीम खड़ी की। तो उस कंपनी को मैंने जून 2014 तक चलाया। अच्छा, कहने को मैं वाइस प्रेसिडेंट, बट ओवरऑल कंपनी आप चला ही रहे थे? मैं ही चला रहा था, राइट। तो फिर कोई बात ऐसी आई, इरिटेशन फैक्टर हुए। मैं नहीं कहता कि मैंने उनके लिए किए, हो सकता है उन्होंने मेरे लिए किया, मैंने उनके लिए किया, बट जब चीज आज भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी मेरे को आगे बढ़ने की, तो उनका भी शुक्रिया। हम लोग सामने से ये देखें कि हमने अपनी कंपनी बनाने के लिए कुछ किया या उन्होंने हमें वो अलग किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भाग्य में लिखा होता है। अगर आप एक डायरेक्शन में चलते जाते हो तो आज उनका भी शुक्रिया। और फिर मैंने देखा कि अगर मान के चलो इस काम को आगे बढ़ाना ही है तो हम तब तक नहीं बढ़ा सकते या तब तक ज्यादा फेयर नहीं चल सकते जब तक हम खुद डिसीजन मेक करना। कंपनी बनाने का विजन नहीं था, ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कोई आज काम ये कंपनी भी कर रही है, किसी बिल्डर के लिए तो कर रही है, अपने लिए तो तब भी नहीं बेच रही। हम दूसरे का माल ही बेचते हैं। तो किसी कंपनी में भी काम कर रहे थे तब भी एक ही बात थी। बट बात ये आती है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, आपके हाथ में डिसीजन पावर कितनी। आप अगर किसी मैनेजर लेवल पे भी लोगों को एम्पावरमेंट कर दोगे, वो भी आपकी कंपनी को आगे ले जाए। बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो डिसीजन पावर लेने के लिए आई विल स्टार्ट दिस वेंचर विद द नेम ऑफ आर्यन रियल्टी इंफ्राटेक। तब उसकी ये नींव रखी गई। तब 10 जुलाई को इसकी नींव रखी। 10 जुलाई 2014 को आर्यन रियल्टी की नींव रखी गई। यस सर। सो बेसिकली अभी जो यंगस्टर को आप देख रहे होगे, एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक मेजर फंडिंग चाहिए होता है। लोग जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास, अपनी को पिच करते हैं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये थॉट्स है, मेरे पास 5 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, फिर पैसे लगाते हैं। आपने ऐसा कुछ किया? एक्चुअली में क्या है कि कंसल्टिंग का बिजनेस ना आपकी स्किल पे चलता है। उसमें एकदम आप 1 से 100 पे जाने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होती है। बट जब आप स्मॉलर स्टेप में बिलीव करते हो कि 1 से 2 पे चले जाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते हो, तो आई डोंट रिक्वायर द फंड्स। तो उस टाइम पे हमने देखा कि 50 से 60 हजार रुपये ऑफिस का किराया होगा, लाख से 1.5 लाख रुपए की सैलरी होगी जो महीने की जाएगी। और अगर हम लोग ने पहले महीने नहीं काम किया तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे फंड में फंड की रिक्वायर होगा। बट तीसरे महीने तो होना नहीं चाहिए, तीसरे महीने तो हम कमा के ले आएंगे। बट यू बिलीव और नॉट, हमने पहले महीने ही ओनर को बोला कि आज 1 तारीख को ऑफिस ले रहे हैं, अगले 30 तारीख को आपको किराया दे देंगे। ये एग्री की, चलो ठीक है। 1 महीने में हमने काम किया, पैसे भी आ गए, उसके किराए भी दे दी, लोगों की सैलरी भी दी। नहीं, अच्छा, कंपनी स्टार्ट से करने से पहले कुछ तो जमा पूंजी होगी आपके पास, कुछ तो रखा होगा कि अगर मान लो किसी कारण से कोई सेल्स नहीं आ पाता, हम नहीं चल पाते, तो कुछ तो जमा पूंजी रखा होगा आपने। बस यही थॉट आज तक नहीं आया कि किसी कारण से कुछ नहीं हुआ। कारण ये ढूंढते हैं कि आज क्यों नहीं होगा और अभी क्यों नहीं होगा। आप कह रहे हो कि प्लान भी कभी रहा ही नहीं आपके पास? मेरे पास आज भी अगर आप पूछोगे कि अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि क्यों होगा बंद। मैं पूछता हूँ तो कहते हैं क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों बंद होगा। जब हम सुबह से शाम तक किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, उसमें ना कैसे हो सकता है? ना तब होता है जब आपका फोकस क्लियर नहीं है, जब आपका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है, जब आपके पास सेकंड थॉट है, जब आप उस लेवल में मेहनत नहीं कर सकते, आपके अंदर एपेटाइट नहीं है। और एपेटाइट सब में होते हो, आप जनरेट नहीं करना चाहते हो और एपेटाइट को। मेरे को तो कभी ये भी नहीं होता कि आज सेल नहीं आएगी,
आज का माहौल देख लो, लोग कहते हैं श्राद्धों में सेल नहीं आती, बट मैंने 2 दिन श्राद्ध के निकले, हमारी 11 सेल। तो ऐसा कोई मानना नहीं है, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाओ, आप लोगों का ट्रस्ट जीतते जाओ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो या ये चीज हो, कभी नहीं आता दिमाग। सर आपका केस तो चलो, आपने आपने बहुत बिलीव थी आपको अपने आप पे, आपने कर दिखाया। एक्चुअली लेकिन बिलीव का ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा, जब आपके साथ सपोर्टिंग टीम है तो जरूरी नहीं है कि मेरी किस्मत चले, क्या पता किसके किस्मत से चल रहा है, लेकिन हम मेहनत तो अपनी किस्मत के लिए करते हैं ना। हाँ। तो बस मेहनत करते गए, हो गया। मैं नहीं आया कभी जिंदगी में भी नहीं आया। एक दूसरा हमारे जो आपने कहा कि फंड की रिक्वायरमेंट उनको होती है जिनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा कोई खर्चा ही नहीं था। हम्म। मतलब कि यू कैन से कि हम लोग ना ये प्लान करके आते थे घर से कि गाड़ी में इतना तेल हो कि कस्टमर को विजिट करा दें, और ऑफिस में इतना फंड होगी जिससे चाय कॉफी सर्वाइव हो। इसके ज्यादा फंड चाहिए तब ना जब सैलरी देनी है। सेकंड वन थिंग, जो आपने कहा कि लोगों को सैलरियां देनी है, लोग हमारे साथ ऐसे थे जो खुद ये खड़े थे कि अगर काम नहीं होगा तो हम तनख्वाह ही नहीं लेंगे। अच्छा। वो आज भी मेरे साथ है, एंड आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो सबके सब कंपनी में डायरेक्टर है। क्या बात है सर। जिन लोगों ने शुरुआत कराई थी वो सब डायरेक्टर है मेरे साथ। आप भी आगे बढ़े, उनको भी आगे बढ़ा। हाँ, इतनी इंस्पिरेशन लाते कहाँ से हो सर? एक्चुअली में इंस्पिरेशन, जब आप मतलब कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के काम करते हो ना, पहली इंस्पिरेशन तो तभी आती है जब कस्टमर को आपको पता हो कि मैं डील 5 करोड़ की 4.5 में दे सकता हूँ, एंड देन यू वांट टू क्लोज कि मैं इसको 4.90 में क्लोज करूँ। अगर आपके मन में हो कि मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ 2% 1% अपनी मेहनत का जो चाहिए, जो रियल एस्टेट ट्रेंड है उस पर काम करना है, तो फिर जब आप अपने लिए लालच नहीं करते तो टीम का कहां से खाने की सोचोगे। और एक लालच से या एक मतलब कि अर्ली स्टेज में आप चाहते हो कि मेरी ग्रोथ हो जाए, तो वो ना मैं मानता हूं कि सस्टेन हो भी सकती है, बट 90% चांस है कि नहीं होगी। बट जब एक ब्रिक पे ब्रिक बनती है तो महल बन जाता है, और वो कभी गिरता भी नहीं है। जो आपने कहा कि सेकंड बी प्लान क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ना बेस बहुत मजबूत कर रखा है। अच्छा। आज कंपनी की एपेटाइट ये है कि अगर हम अगले 10 साल की बात करें ना, नेक्स्ट 10 ईयर तक भी अगर हम इसको खुद बंद करना चाहें तब भी बंद नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो, इतनी फंडिंग आवाज हो गई आपके पास? बिकॉज नो फंडिंग के साथ क्या, फंड तो आप अपनी जो फंडिंग है उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद के आप उसको इस्तेमाल कर लो, कंपनी तो कल बंद हो जाएगी। आज कंपनी की जो रूट्स हैं वो बहुत बहुत अंदर तक चली गई हैं। पहली रूट्स अबाउट द इन्वेस्टर्स, कंपनी के पास आज 3000 प्लस इन्वेस्टर। क्या बात कर रहे हो सर? आज अगर हम लोग अपना सब चैनल्स की बात करें तो मैं नहीं कहता कि सब हमारे साथ जुड़े हुए, मैं कहता हूं कि हो सकता है वो हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट जब आप उनसे जाके पूछोगे कि आर्यन कंपनी कैसे काम करती है, कौशिक कैसा आदमी है, तो आपको सब लोग ये कहेंगे कि अच्छे आदमी है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो जब इतने लोग आपकी बाजार में तारीफ करें तो आप 10 साल से पहले कैसे बंद कर सकते, वही लोग नहीं करने देंगे। चलो आपका केस तो अलग है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक आम इंसान जो कहीं काम कर रहा है, वो चाहता है कि एक रियल एस्टेट की कंपनी शुरुआत करना चाहता है, तो उसको कितने पैसे की जरूरत होगी? मैं आपकी केस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि उसको ना मतलब कि पहले स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहिए, दूसरों का देख के बड़े ऑफिस, बड़ी गाड़ियां, बड़ी टीम एकदम से नहीं प्लान करनी चाहिए। उसको अपना एक स्मॉल ऑफिस बनाना चाहिए, वहां से दिन रात उसको लोगों से मुलाकात करके बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और जब उसको टारगेट लेना चाहिए कि हर 2 सेल के बाद ना मैं एक बंदा बढ़ाऊंगा हर। ये बड़ी यूनिक बात बताई, फिर से बताना आप क्या कह रहे हो? उसने एक स्मॉल ऑफिस से स्टार्ट किया, भले ही वो अपने खुद से करे। ठीक है। देन शुरू में 5 से 10 लोगों की जरूरत होती है, कि मैं पहले 2 सेल कर दूं, और 2 सेल का फंड कभी कंपनी से निकाल दूंगा नहीं, वो फंड मैं यूज करूंगा जो अगले 2 आदमी कंपनी में लेके आऊंगा। क्या बात है। देन फिर वो ऐसे ही करके अपने 10 लोग बना ले। ठीक है। जब वो 10 लोग काम करेंगे तो उस टाइम पे उसने देखना चाहिए कि हर 10 सेल पे एक आदमी जोड़ूंगा, क्योंकि पहले तो 10 का भी निकालना ना। तो हर 10 सेल आएंगी तो एक आदमी बढ़ा दूंगा, नई 10 सेल आएगी तो एक आदमी बढ़ा दूंगा। जब उसके पास 20 हो जाए तब उसने सोचना चाहिए कि हर 20 सेल के बाद एक आदमी बढ़ाऊंगा। जब उसके पास 50 लोग हो जाएं, हर 50 सेल पे एक आदमी बढ़ाऊंगा। व्हाट अ यूनिक आइडिया सर।
क्योंकि आपने कहा कि फंड की रिक्वायर कब होती है, फंड की रिक्वायर होती है जब आपके पास काम होता है, लोग होते हैं, उनको देने के लिए चाहिए ना। तो आप इतना काम कर लो जितने लोगों को देने हैं, 100 सेल हो जाए तो तब एक आदमी बढ़ाऊंगा। आपने शुरुआत कहां से की? 2 से। 2 सेल पे एक आदमी। और आज 100 सेल पे भी एक आदमी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले आपके पास 100 हो चुके हैं। हाँ, तो जो आज मेरे पास ना 80 से 90 लोग, बिल्कुल। तो अगर अगले 2 आदमी हमारी कंपनी में जुड़ते हैं तो वो 80 सेल के बाद ही जुड़ेंगे। ये बहुत ही अलग मंत्र है सर ये। मैंने पहली इसमें बार मंत्र क्या है कि 80 सेल के भी पैरामीटर होते हैं। यू डिसाइडेड कि आपने 1 करोड़ रुपए का एक प्रोडक्ट बेचा, तो इट मीन्स आपने 80 करोड़ रुपए की सेल की। अगर आप 10-10 करोड़ के 8 बेच दोगे तो आपका क्या हुआ? 80 करोड़ की सेल 80 होगी। करोड़ की सेल तो आप 2 आदमी लेने के एलिजिबल हो गए, और लेकिन सेल 10 की। आपने एमबीए किया हुआ है? नहीं सर, मैंने एमबीए नहीं किया। बातों से लगा। ठीक है। आप जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तब और अब के रियल एस्टेट में क्या फर्क देखते हो, क्या चेंजेस नजर आते हैं? अगर हम लोग स्पेशली गुड़गांव की बात करें कि हम गुड़गांव लोग की बात- पैन इंडिया की बात करें? पहले गुड़गांव से स्टार्ट करते हैं, फिर पैन इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, गुड़गांव में जब हमने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था। अथॉरिटी के पास भी पावर नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना सीएम रेवेन्यू को ऑपरेट करते थे। अब तो 2017 के बाद बड़े मेजर चेंज आए हैं। रेरा के बाद? नो, रेरा तो 1 अगस्त 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ। उससे पहले जब जीएमडीए का गठन गुड़गांव में हुआ था, तो उससे आने से ना अथॉरिटी का पैसा, गुड़गांव का रेवेन्यू अथॉरिटी के पास चला गया। तो वो पैसा यहीं लगेगा। अगर हरियाणा का कोई पॉलिटिकल पर्सन लाइक सीएम टाइप भी चाहे तो वो अथॉरिटी से लोन लेगा, लोन का पैसा वापस भी देना पड़ेगा। इट मींस गुड़गांव का रेवेन्यू सेफ हो गया। आप इससे पहले का जनरेशन देखिए कि 2013-14 के अंदर जब एक होंडा चौक बनने में 10 साल लग सकते हैं, आज 10 चौक बन गए विद इन 2 और 3 ईयर। करेक्ट बात है। ये हैपनिंग हो पाया बिकॉज कि यहाँ पे ना रेवेन्यू जनरेशन गुड़गांव की अथॉरिटी के पास रह गया। दैट्स द मेन कंसर्न। अच्छा। दूसरा जो डेवलपमेंट आई वो आई कि एसेट क्लास में चेंज आया। अच्छा। पहले लोग 1200-1300 फुट के मकान लॉन्च करते थे, आज यू कैन से कि आज 3000-4000 स्क्वायर फीट के घर बन रहे हैं, राइट। आज गुड़गांव में लैंड लॉकिंग की वजह से जो लैंड पार्सल्स गुड़गांव में वो सारे फुलफिल हो गए। हर जगह आप डेवलपमेंट देख पा रहे हो। सेकंड वन थिंग, दिल्ली से बहुत ज्यादा माइग्रेशन आई है। बहुत आई है। फोर्थ वन की प्राइसिंग जो ट्रेंड है वो चेंज ही हो गया है। एक्चुअल में गुड़गांव अभी भी सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा। इट विल टेक अगेन 10 ईयर। बट पहले 1 या 1.5 करोड़ रुपए का बायर ये लगता था कि यार बड़ा अच्छा बायर है, मतलब कि इसके साथ तो हम अगर बिजनेस के और बढ़ा सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टर है। नाउ ट्रेंड ये है कि आज 10 करोड़ रुपए का बायर भी ये कहता है कि मेरे को कोई 4 बेडरूम ठीक ठाक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेंड्स आए। तो ट्रेंड अबाउट द लोकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, आपका एम्पावरमेंट अबाउट द लाइसेंस एंड ऑल, फ्रॉड होने के चांसेस बच गए। हमारी इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में एक अच्छा दर्जा मिल गया। क्लाइंट सेफ है, बिल्डर सेफ है, एंड यू कैन से कंसल्टेंट भी सेफ है। नहीं, अभी आपने एक प्राइसिंग की बात की, हम उस पर आते हैं। आपको नहीं लगता कि प्राइसिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है गुड़गांव का? एक्चुअली में क्या है कि अगर हम लोग गुड़गांव की हिस्ट्री से कंपेयर करके देखें तो आपको लगेगा कि प्राइसिंग ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट अगर आप ओवरऑल गुड़गांव की डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो अभी प्राइस 20% ही बढ़ा है। पहला फॉर्चून 500 कंपनीज की ऑफिस आज यहाँ पे हैं। हरियाणा की ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां से चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या कोई इन्वेस्टर टाइप हो जो गुड़गांव में नहीं रहते या जिसका कोई सेकंड होम नहीं है। एंड यू कैन से जो पॉपुलर कंट्रीज के लोग हैं, कौन यहाँ पे नहीं रहते। ये सिर्फ 20% है। 80% जो इफेक्ट आ रहा है आज दिल्ली में ना कहीं भी एस्केलेशन का या मतलब एरिया इंक्रीज का स्कोप नहीं है। तो दिल्ली के लोगों की जो पहली चॉइस है, पहली चॉइस उनके बच्चों की एजुकेशन, दूसरी चॉइस उनके बच्चों के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ ज्यादा है, तीसरा उनके लिए व्यापार वो सबसे ज्यादा कहाँ कर सकते हैं, और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो इंडिया में कहाँ रह सकते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला चॉइस आता है जो हो मतलब हब है वो गुड़गांव में। तो वहां से अगर आप 4 करोड़ दिल्ली में जनता है,
आप पब्लिक है उसमें से आप मानते हो कि 10% 20% लोग ऐसे हैं, मैं 10% की बात कर जो माइग्रेट कर रहे हैं? नहीं, जो माइग्रेंट करने लायक है। मैं एक बात बोलता हूँ, अच्छा। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली मनी फैक्टर। लाइक ये कि कोई आदमी यहाँ पे ना किसी भी वजह से नहीं आ सकता। हो सकता है बच्चे पहले यूएस में सेटल्ड हो, अपने लोधी रोड पे कोठी, उसको क्या जरूरत है गुड़गांव आने की, राइट? ये भी एक फैक्टर, किसी भी फैक्टर में। ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि अगर 10% लोग चाहते हैं गुड़गांव आना, तो गुड़गांव के पास 40 लाख इन्वेंट्री नहीं। और आने वाले टाइम में 2 या 3 साल से या 4 साल से जो प्राइस इंक्रीज हुए ना, वो यहाँ की ऑडियंस ने इंक्रीज नहीं किए, वो सब दिल्ली वाले लोगों ने किए। अच्छा। साउथ दिल्ली में आज एवरेज 10 लाख रुपए गज का रेट है, और गुड़गांव में वो जब लोग 2 साल पहले आए उनको क्या रेट मिलता था? लाख रुपए। वहां पे अगर किसी ने 200 गज का बेचा तो यहाँ पे कितने मिले? 1000 गज का प्लॉट बोले से। तो जब जो बड़े लैंड पार्सल से तो प्राइस इंक्रीज हुए, प्राइस इंक्रीज हुए तो डेवलपमेंट भी बढ़ी, लोगों के पास पैसा है, यहाँ के लोगों के पास भी आया, बिल्डरों के भी जो एफएसआई थी वो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बिकने शुरू हुए। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर दिल्ली से मतलब कि 10,000 फैमिलियां आज गुड़गांव में माइग्रेट करने की सोचते 4 करोड़ में से, तो गुड़गांव के पास 10,000 इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। अच्छा। आप खुद रियल एस्टेट में आप भी देखते हैं, आप लोगों को अपना गाइड कर रहे हैं, आप बताइए कि गोल्फ कोर्स रोड पे क्या 50 मकान रेंट के लिए खाली होंगे? मैं 50 की बात कर रहा हूं। अब मिल सकते हैं, पर देखना पड़ेगा, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि ये मार्च में खाली हो रहा है। नॉट ए सिंगल इन्वेंट्री खाली नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन रोड। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल शेयर करता हूं। आई हैव मल्टीपल यूनिट्स इन स्काई सिटी सेक्टर 65। 1516 स्क्वायर फीट का एक छोटा अपार्टमेंट है मेरा वहां पे। उसका ना रेंट मेरे को ऑफर हुआ 80,000 रुपए। यू बिलीव? अगर गुड़गांव में लोगों की जो माइग्रेशन है उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, इन्वेंट्री है ही नहीं। बिकॉज पिछले 20 से 22 साल हो गया, 24 साल यू कैन से, गुड़गांव का मास्टर प्लान इंक्रीज नहीं हुआ। अभी भी हम 2031 वाला मास्टर प्लान यूज कर रहे हैं, वही लेके चल रहे हैं, वही लेके चल रहे हैं। और कहीं पे आपको स्कोप भी नजर नहीं आएगा। एक साइड में दिल्ली, एक साइड में मानेसर, एक साइड में आपका अरावलीज एरिया, तो गुड़गांव को बढ़ाएंगे भी कहां पे? हम डिस्कशन को काफी आगे ले गए। हम पिछले सवाल पे फिर से आ जाते हैं कि तब के रियल एस्टेट के और अब के रियल एस्टेट में सेल्स में क्या फर्क है, बेचने के तरीके में कैसे फर्क आया है? सेल्स के तरीके में कंसल्टेंट आप क्या फर्क देखते हो बेचने के तरीके में? बेचने के तरीके में क्या है कि पहले से सेल ना आसान हो गई है, आसान हो गई है, बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आज सिर्फ लोग ना बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको ना ईमेल के थ्रू ही सब कुछ भेजना होता था। एक ईमेल ड्राफ्ट करो, देन उसमें ब्राउजर अटैच करो, देन फिर वो सामने वाले को बताओ कि मैंने ईमेल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे बताना पड़ता है, ईमेल करके बताना पड़ता है मैंने ईमेल कर दिया है। तो अब क्या है कि आपका व्हाट्सएप ने 2014 से थोड़ा सा और इजी कर दिया था। यू कैन से ऑल ओवर द डिजिटलाइजेशन, उसकी वजह से आसानी हो गई। आज पहले आपको ना साइट विजिट कराने के लिए पहले पहुंचना पड़ता था, आज सामने वाले को लोकेशन दे देते हैं तो वो खुद भी दिखाता जाके, या वो कहीं से निकल रहा है तो वो आपको कनेक्ट करके उस लोकेशन तक खुद भी पहुंच सकता है। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ना लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हो गया। फोर्थ वन की आपने जहां पे पहले लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई है उस पास्ट रिजल्ट से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हमने देखा कि 200 गज का प्लॉट, हम लोग एक सोसाइटी है सोहना में, यू कैन से 70 लाख रुपीज का सेल करते थे। आज उसी प्लॉट की वैल्यू 4.5 करोड़ रुपए है। तो जो 72 लाख की एपेटाइट वाला क्लाइंट था, आज वो कह सकता है कि मेरी 5 करोड़ की बात है। तो आज उसके साथ ना लोगों का जो ट्रस्ट गेन हुआ है। एंड फिफ्थ वन की जो पहले फ्रॉड होने के चांस थे वो सारे रुक गए हैं। रेरा आने के बाद आपने देखा होगा कि कहीं भी विदाउट लाइसेंस आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक दो डेवलपर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अबाउट द ईओआई एंड ऑल, वो भी कस्टमर के हित में ही है, क्योंकि 20 लाख रुपए में आज उनका प्राइस लॉक हो जाता है। नहीं, मैं भी अगला सवाल भी उसी पे था, मैं उसी पे आ भी जाता हूँ कि पहले के सेल्स में क्या था कि सेल्स रेसिडेंशियल इज इमोशनल बाइंग, मेरा मानना है कि बड़े इमोशनल के साथ उसको खरीदते हैं लोग। पहले का तरीका था कि कोई भी रेसिडेंशियल जब लॉन्च होता था
तो बिकने में टाइम था, वो धीरे धीरे 3 से 4 साल में आराम से बिकता था। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसका एक सैंपल अपार्टमेंट बना, लोग गए सैंपल अपार्टमेंट पे गए, उस प्रोजेक्ट को विजिट किए, फिर उन्होंने एक डिसीजन बनाया, घर से डिस्कस किया, फिर जाके डिसीजन बनाया। आज क्या हो रहा है, एंड यूजर तक मुझे जहां तक लग रहा है प्रोजेक्ट पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट डे 3 में सोल्ड आउट हो जाता है। अब वो आपके पास है ही नहीं कि आप जाओ प्रोजेक्ट के सैंपल अपार्टमेंट देखो, प्रोजेक्ट को कंसीडर करो, या फैमिली से डिस्कस करने का टाइम आपके पास बचा। आज प्रोजेक्ट लॉन्च है, आपको 2 से 3 दिन में डिसीजन लेना है, अदरवाइज प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। यस, आपने कहा कि एंड यूजर तक नहीं पहुंचता और डे 3 पे प्रोजेक्ट सोल्ड हो जाता है। आपको बताऊं मैं एक बात, जी। जो भी प्रोजेक्ट बाजार में लॉन्च होता है उसका र्यूमर, उसका एलिवेशंस, उसके लेआउट्स 2 महीने पहले ही लोग दिखाने शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, सपोज एक एक्स डेवलपर की और वाई सेक्टर में मिस हो गई, अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आपका माइंडसेट रेडी है, तभी डे 3 पे चीजें बिकती है। एंड यूजर हैं सारे के सारे, बट एक मिस होने के बाद वो अगले प्रोजेक्ट में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कोई मिस नहीं कर रहा अपॉर्चुनिटी को। 1-2 बार लगता है कि अरे नहीं, ये कहने की बात होती है, जब वो 2 चांस मिस कर देते हैं, तीसरे चांस में सबसे पहले क्यू में खड़ा मिलता है। जिन्होंने मिस तो इसलिए इजी भी होगी ये सेलिंग। सेकंड वन थिंग, आपने कहा कि सैंपल बनते थे, देन फैमिली से डिस्कस करते थे। ड्यू टू डिजिटलाइजेशन आज वो आसान हो गई है चीजें। आज कस्टमर भी एजुकेट हो, अपने आप को एजुकेशन ले चुका है अबाउट द रियल एस्टेट। उसको गुड़गांव की डेमोग्राफी के बारे में पता है। आज वो रिव्यू चेक करके, आप जैसे एक्सपर्ट्स की भी यूट्यूब पे सलाह लेके उसने अपना माइंडसेट भी प्रिपेयर कर लिया है। आज वो अगर गूगल पे 2 घंटे दिमाग लगा ले अच्छे से, तो वो ये बता सकते हैं गुड़गांव में मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किस प्राइस पे लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। जब उसके सारे वाई का जवाब उसको गूगल पे मिल ही गया, तो आज फिर उसको ना वो सैंपल देखने की या डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। एंड यू कैन से कि जो दिल्ली एनसीआर का जो बायर है, उसकी फैमिली में हर आदमी इस चीज में एजुकेशन अपनी ले चुका है। ठीक है, रियल एस्टेट को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? अगर कोई रियल एस्टेट अपना फॉर्म स्टार्ट करना चाहता है, अपनी करियर चुनना चाहता है रियल एस्टेट, तो क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको? उसको ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ग्रीड को छोड़ना होगा। स्किल से पहले चीज आती है ग्रीड। लोग रियल एस्टेट में क्यों आते हैं? बिकॉज पैसे हैं। पैसे के लिए तो आएंगे ना सर। यस, लेकिन जब वो एंटर करे ना, पैसा भी, जब आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, जो आपने कहा कि स्किल, क्या स्किल होनी चाहिए, जो पहले एंटर करने से पहले ना, जो लोग देखते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा है, पहले अपनी ग्रीड को बोले, वो सोचे कि अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूं, पहले मेरे को ना लोगों को अच्छी चीजें बेचनी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अच्छी का डेफिनेशन क्या है? अच्छी का डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, आपको ये नॉलेज हो कि आज मैं जो बेच रहा हूं, कल को मैं कस्टमर को इंक्लूडिंग द एवरी डॉक्यूमेंट मैं उसको घर तक पहुंचा सकूं, बट उस बिल्डर के पास भी तो देने के हो। तो पहली चीज ये नहीं होती कि कोई लग्जरी ही अच्छा होता है या लोकेशन ही अच्छी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छी से मेरा मतलब है कि जहां पे वो किसी कस्टमर के पैसे लगवा रहा है, वो पैसे सेफ हो। ठीक है, तो उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को ले लेते हैं। दूसरी चीज, क्या जो मैं चीज बेचने जा रहा हूं, मार्केट में उसकी इतनी वैल्यूएशन है जो सामने वाला मांग रहा है। आज की डेट में एक इन जनरल आज एक्सटेंशन रोड पे 18,000 से लेके और 25,000 तक की मार्केट है, और कोई आए कि मेरे को ना 27,000 रुपए रेट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो भी सकती है, बट क्या वो वैल्यूएबल है कि नहीं है, अच्छी से उससे भी डेफिनेशन है। वो कंसेप्ट उस कस्टमर के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी एक चीज है। जो डेवलपर बता रहा है, क्या वो उसको डिलीवर कर पाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को मैच कर पाएगा? कंसल्टेंट आपको ही समझना पड़ेगा इस बात को, आपको समझना पड़ेगा, और आपको सामने वाले को वही जो हमारे एथिक्स है, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि मैंने आपको 2 चीजें ये दिखाई हैं, अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी अपने से भी देखनी हो या किसी और कंसल्टेंट के थ्रू भी देखनी हो, तो आप ये पैरामीटर जरूर फॉलो कीजिएगा। तो उसमें आज की डेट में ना रियल एस्टेट के अंदर डिफरेंट एसेट क्लास है। यू कैन से एसेट क्लास, अगर हम टॉप से बात करें, कमर्शियल की, एक रेजिडेंशियल की है। जब कमर्शियल में आते हैं तो कमर्शियल में तो 20 एसेट क्लास है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई प्रीलीज ऑप्शंस हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कई बार डबल हाइट्स ऑप्स हैं,
रेस्टोरेंट हैं, फूड कोर्ट्स हैं, ऑफिस स्पेस है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, वर्चुअल स्पेस है, यू कैन से नॉर्मल रिटेल शॉप्स है। तो अगर हम लोग देखें कि मेरे कस्टमर के लिए इस लोकेशन पे क्या फिजिबल हो पाएगा, आज मैं यहाँ पे ऑफिस दूं तो ये 2 साल बाद चल पाएगा कि 4 साल बाद चल पाएगा। आज मैं यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट दूं तो आज इसके लिए वैल्यूएबल रहेगा, फ्यूचरिस्टिक के नहीं रहेगा, क्योंकि हर एरिया की डेमोग्राफी अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो सेम अगर हम लोग रेजिडेंशियल की बात करें, वहां के ना पहली एसेट क्लास फिर रेजिडेंशियल प्लॉट से शुरू होती है, देन विला का कंसेप्ट उसमें आता है, देन लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आते हैं, हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट अपना अलग है, राइट। फिर इंसान देखता है कि अगर मैं प्लॉट लेके अपनी डेवलपमेंट करूं तो मेरे को क्या प्राइसिंग पड़ती है। फिर उसके बाद आता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। कुछ लोग प्रोफाइल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक यू कैन से सबवेंशन टाइप ऑफ स्कीम, किसी का कैपिटल गेन का पैसा है उसको वो यूटिलाइजेशन करना है। कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर को समझ के उसको गाइड करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जब उसको लगे कि मेरे को ना फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन टू लोकेशन, एक बिल्डर है उसकी 10 एसेट क्लास है, 10 प्रोजेक्ट अलग है, जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे। मैं कंपनी के साथ काम कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके 10 के 10 प्रोजेक्ट में काम करूं। 2 प्रोजेक्ट हमने भी देखने पड़ेंगे कि आज एक्स वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, बट इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट आपको दूसरे प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ये हमने समझना पड़ेगा, ये अच्छे की डेफिनेशन है। सामने वालों को भी समझाना पड़ेगा, और जब उसका ट्रस्ट ये हो जाए कि ओवरऑल गुड़गांव के बारे में इन्होंने गाइड किया, तो माई डॉक्यूमेंटेशन टू डिलीवरी तक की ये गारंटी ले रहे हैं साथ में खड़े होने की, दे आर द विटनेस इन एवरी एस्पेक्ट, तो आपके साथ जरूर डील करेगा। तो स्किल क्या है फेयर रहने की, स्किल क्या है गुड़गांव मार्केट की, स्किल अबाउट द एसेट क्लास, और जब भी आपके पास आ जाएंगी सारी चीजें तब पैसे के बारे में सोचो कि मैंने पैसा बना, फिर तो पैसा ऐसे ही आ जाएगा। तो यही स्किल इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो पहले अपना लालच छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कोई एक रियल एस्टेट एजेंट कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करता है, उसको हाईलाइट करें कि ये मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। उनके अंदर का फियर है। आज बाजार में 10 चीजें लॉन्च होती हैं तो वो सोचता है कि अगर मैंने नहीं बेचा कोई और बेच देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर 2 साल बाद दोबारा आ जाएगा। आपको लगता है चीज बेचने लायक है तो आप बेचो। अच्छा। जो पहली मिस्टेक करते हैं कि अरे अगर मैं नहीं बेचूंगा नहीं तो किसी और से ले लेगा, दूसरा तो गुनाह भी करेगा, आपको करना क्या साथ में जरूरी है क्या। लोगों को यही तो कहते हैं कि एक कस्टमर आया, आपका मन नहीं है प्रोडक्ट बेचने का, बट आपने बेच दिया क्योंकि मैं नहीं बेचता कोई और बेचता, दूसरा तो पता नहीं क्या और करेगा। अपॉर्चुनिटी लॉस देखते हैं, फिर मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया इस पे। अपॉर्चुनिटी लॉस आज का दिखता है, लेकिन ट्रस्ट सारी जिंदगी का है। मैं आज भी मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा, बट काइंड ऑफ जो आज गुड़गांव में प्रोजेक्ट स्टक है, मैंने अपने सामने से कस्टमर को ये 100 बार ये कह चुका हूं मैं, 100 अलग अलग क्लाइंट्स को, कि आप खाना खाइए, चाय पीजिए, गुड़गांव के किसी और प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहा हूं कीजिए, बट जिस प्रोजेक्ट के लिए आया सॉरी मैं नहीं बेच रहा। आप मेरे को मना कर देते हो? क्लियर मना कर देता हूं। मैं कस्टमर के नाम और बिल्डर के नाम भी दे सकता हूं कि मैं इन लोगों को इन प्रोजेक्टों में क्लियर मना कर दिया। कुछ लोगों ने जाके लिए, आज उनके भी नंबर दे सकता हूं कि वो बोले कि अगर उस दिन आपकी मान ली होती तो शायद आज हम लोग यहाँ पे होते। तो आपको ना अपना फियर आप बोलो ना, सामने से खुल के बोलो। जब तक आप खुल के नहीं बोलोगे, आपने पूछा कि क्या स्किल होनी चाहिए, खुल के बोलने की स्किल सबसे बढ़िया है। आप ना चाहते हुए भी कोई चीज डर के मारे ना बोलो, अरे कस्टमर लूज हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगा। जो लॉस तुम आगे जीवन में कर रहे हो ना, उसका भुगतान नहीं हो सकता। आज हमारे कस्टमर बहुत सारे कहते हैं कि ये चीज हमने उससे ली थी और तू ये पिच कर रहा था उस टाइम के प्राइस में, वो भी 2 करोड़ की थी, ये भी 2 करोड़ की थी, जो तू बता रहा था वो 4 करोड़ की होगी, जो हमारी वाली है वो भी बड़ी, बट वो 2.75 की है। तो अपॉर्चुनिटी लॉस हमने भी किया, हमारा कस्टमर गया, लेकिन कस्टमर ने 1.25 करोड़ का दिया। तो दोबारा जब वो वापिस आता है ना, तो दोबारा उसकी क्वेश्चन नहीं आता। लाइफ में चाहे कंपनी हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, आपका कस्टमर जब तक रिपीट नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकते। आप नए कितने कस्टमर ले आओगे, 1, 2, 5, 10, 100, 1000, एक दिन आप भी थक जाओगे।
मजा पता है कब आता है? जब फोन में 20 मिस कॉल हो और लोग ये कहें कि मेरे को शाम को मिलना था, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी, आई वॉन्ट कि मेरा एक घर हो जाए, आई वॉन्ट कि मेरे को दुकान चाहिए, और वो फिर आप ये कहो कि सर मैं 2 दिन के लिए बिजी हूं, 2 दिन बाद हम बैठेंगे। तो अब अपॉर्चुनिटी आई ना, पहले मिस की थी, अब अपने आप आ रही है। वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता। आप ब्रोकिंग का काम करना चाहते हो, आप थोड़े टाइम में कुछ पैसे कमा के वो करना चाहते हो, आप अपने आप पे भी मतलब ट्रस्ट लूज करते जाओगे। 10 प्रोजेक्ट गलत बिक जाएंगे, 10 कस्टमर इरिटेशन पैदा करेंगे, आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की नौबत आएगी, आपको इलेक्ट्रिक लॉक लगाने की नौबत आएगी। आप ये कहोगे रे कस्टमर ना, मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने तो बेचा ही था, ये तो खुद मांगने आएगा, आपने पहले मना क्यों नहीं किया? आपके साथ जो परेशानी आ जा रही है। एक कंसल्टेंट का काम ही वही है कि सही कंसल्टेंसी देना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अभी 80% ब्रोकर्स, 70% ब्रोकर्स जिनको मैं जानता हूँ, दे आर स्ट्रगलिंग कि लीड जनरेशन एक बड़ा चैलेंज होता है इनके पास। ये कैसे लीड जनरेट करे, कैसे कस्टमर तक पहुंचे। ये कुछ तत्व के लोग हैं जो 80% जो जूझ रहे हैं इससे, और मैं 20% कुछ लोग को देख रहा हूँ जिसमें आपका नाम भी है, जो क्लोजर्स किए जा रहे हैं। आपका तरीका क्या है लीड जनरेशन का? आप कैसे अलग कर पा रहे हो? मेरा मानना ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज लीड आ जाए और कल वो क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं होता। लीड हर किसी के पास है, लेकिन पेशेंस की कमी है, फॉलोअप्स की कमी है। लोग आज 20 लीड प्रिपेयर कर ली, लोग चाहते हैं आज लीड आई, आज मेरे से 3 दिन बाद ये मुलाकात करे, 4 दिन बाद ये विजिट करे, 5वें दिन जाके क्लोज हो जाए। ऐसा थोड़े होता है। आज आप लीड जनरेट करते हो, आप टाइम सामने वाले का बाई करते हो, आप उसके घर जाके समझा के आते हो, देन वो फैमिली से डिस्कस करता है, देन फॉर विजिट के लिए आता है, देन ही विल टेक टाइम टू थिंकिंग। तो उस टाइम तक आपको ना पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन फिर बाद में नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, मेटेड क्लाइंट, विजिटेड क्लाइंट इतने हो जाते हैं कि पीछे की जो नई लीड्स आ रही है उसमें आपके फॉलोअप्स बनते रहते हैं, पुराने वाले क्लोज होते रहते हैं। तो उसमें आपको अपनी टीम को भी अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए। लीड जनरेशन में कॉलिंग की कितनी अहमियत है? जो कॉलिंग का फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आप किस डेटा पे कॉल करवा रहे हैं। और मेरा मानना है कि एग्जिस्टिंग सोसाइटीज के डाटा पे आप कॉल करवा के सिर्फ जो काम 1 साल में होना होता है उसको आप 10 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक अच्छी मार्केटिंग कीजिए, प्रोजेक्ट हाईलाइट कीजिए। देयर आर मैनी मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द गूगल एडवर्ड्स एंड द मैनी पोर्टल्स। आप अपनी प्रेजेंस हर जगह रखिए, भले ही स्मॉल बजट के साथ रखिए, मैं नहीं कहता कि बड़ा बजट रखिए, ठीक है। लेकिन जो लीड्स आती है उसमें क्या है कि आपकी टीम में 20 लोग हैं और आपने एक रैंडम सिस्टम बनाया कि लीड ना एक पहली आएगी दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, यही करते हैं। आप क्या सोच, किसी दिन आपने देखा कि 5 करोड़ की लीड है तो मैं ना ए को ना देके बी को दूं, बिकॉज वो उस चीज में एक्सपर्ट। लीड सभी उठा सकते हैं, बट आप उसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूट मत करो। आप सामने वाले की एपेटाइट को देख के अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी हर लीड इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो लीड जनरेट करना अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग है, उसका फॉलोअप्स लेना अलग है, और फॉलोअप्स के बाद पीआर जनरेट करके क्लोज करना अलग है। तो 4-5 स्टेज से एक लीड को गुजारना पड़ता है, अदरवाइज आपको रिमार्क्स आएंगे नॉट इंटरेस्टेड, नॉट पिक्ड एंड ऑल जो देन आप ना सामने वाले को गुस्सा होगा मार्केटिंग एजेंसी पे, अरे कुछ नहीं निकला हमारा। तो भाई आपने आज लीड जनरेट किया, 10 दिन बाद आपका मार्केटिंग एजेंसी को फोन भी चला गया, कुछ नहीं निकला। सामने वाला कोई मूवी की टिकट थोड़े बाई कर रहा है, उसको अपना डिसीजन बनाने में आप तक पहुंचने में हो सकता है महीना भी लग जाए। हाउ यू जज की मार्केटिंग में क्वालिटी नहीं? और जब आपके दिमाग ने 15 दिन के अंदर कह दिया कि मार्केटिंग में दम नहीं है, तो उस लीड में दम है ही नहीं। वो हो चाहे ना हो, चाहे वो कहीं से क्लोज हो जाए, बट आपसे क्लोज नहीं। ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, एसेंशली आपको टाइम उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी टीम को इस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से मार्केटिंग करके लीड जनरेट करना ये अभी नया दौर है, ये अभी हो रहा है। इससे पहले कि जब रियल एस्टेट को देखे, मतलब आज भी गांव में जो टायर 2 सिटीज में जो रियल एस्टेट काम होता है, रेफरेंस का काम बहुत बड़ा होता है। वो आज भी है, आज भी वो रेफरेंस का काम है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया से कितने लीड्स आते हैं और रेफरेंस से कितने लीड आते हैं, और रेफरेंस से लीड अगर लाना है तो उसके तरीके क्या है?
देखो सोशल मीडिया से जो लीड्स आती हैं, जैसे आपने कहा कि अभी तो सोशल मीडिया, अगर इससे पहले जाओ तो कोई ना कोई मीडिया तो लोग पहले यूज करते ही थे। पहले लोग ईमेल्स को एज ए मीडिया यूज करते थे, तो हमें ना सारी जो भी मार्केटिंग करनी होती थी तो थ्रू द एसएमएस और ईमेल्स करनी होती थी। आज एसएमएस की जगह व्हाट्सएप ने ले ली। ईमेल्स जो लोग देखते थे एक्सप्लोर करने के लिए, आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो ये समझ लो कि ईमेल की बजाय आज हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। रेफरेंसेस की जहां तक आपने बात की, रेफरेंस तभी आ पाएंगे आपकी लाइफ में जब आपका अपने नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल में जितने लोग आपको जानते हैं उनके उनके मन में एक धारणा हो कि ये आदमी फेथफुल है, फेयर रहेगा, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी हमें मिलेगी इसके साथ बिजनेस करने में, तो आपको रेफरेंस आ सकते हैं। एक लोगों का मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो कि अगर आप हमें रेफरेंसेस दे सकते हो कमर्शियलाइजेशन करके, बट वो कमर्शियलाइजेशन भी किसी हद तक काम करेगा। ज्यादा तो आपकी फेस वैल्यू और आपने कितना टाइम अपनी लाइन में स्पेंड किया, वो आपकी स्किल, वो सब, और साथ में आपने कितना ग्रो किया। लोग जरूरी नहीं है कि आप फेयर हैं बट आपने कुछ किया ही नहीं आज तक तो आपको रेफरेंसेस दे दे। आपको अपना ओरा भी क्रिएट करना पड़ेगा, स्किल इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, फेयर रहना पड़ेगा, देन यू गोट मैनी मोर रेफरेंसेस। मेरे यहाँ पे ना इक्वल प्रपोजिशन चलती है। अच्छा, इक्वल प्रपोजिशन जो एग्जिस्टिंग सेल्स टीम है, जो पुराने लोग हैं, उनके पास रेफरेंसेस के केस ज्यादा है, बिकॉज आज उनकी ना वो दोस्तों कॉल करने की एपेटाइट नहीं रही, लीड को बात करने की इतनी एपेटाइट नहीं रही। दे वांट टू टॉक द लीड व्हेन उससे या तो मीटिंग हो गई हो एग्जीक्यूटिव्स की या विजिट हो गई हो, देन वो मीटिंग कर सकते हैं। अगेन उनके पास रेफरेंसेस ज्यादा है। जो नई टीम है उनके पास तो हमें श्योर्स देना ही पड़ेगा भाई। अगर वो क्रिकेट खेलने उतर है तो फिर गेंद तो फेंकनी पड़ेगी पिच पे। अब 20 गेंद फेंकते हैं तो 2 वो पकड़ लेता है, मीटिंग करके आता है, तो उससे उसके फॉलोअप्स बन जाते हैं, उसकी पीआर जनरेट होती है, तो फिर वो उसका काम आगे बढ़ जाता है। थोड़ा बात करते हैं कस्टमर हैंडलिंग पे, और मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे रखता हूँ ताकि सवाल और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा था, ओमेक्स स्टेट की बात करते हैं, मैं ओमेक्स बेच रहा था, तो मैं किसी कस्टमर के पास गया था, कॉल मी कि अभिषेक आप मेरे घर पे आओ, मैं घर पे मीटिंग करता हूँ। मैं उनके घर पे गया एंड हमारी मीटिंग अच्छी हुई। देन आफ्टर लास्ट की, यार अभिषेक आप क्या डिस्काउंट करा दोगे। इन जनरल अभी मार्केट में डेवलपर डिस्काउंट नहीं करता, तो डिस्काउंट फैक्टर आता है कि ब्रोकर की ब्रोकरेज जो आती है वो हमें पास ऑन करना पड़ता है, कुछ शेयर उनको करना पड़ता है, कुछ हमें, क्योंकि हमें भी कमाना है सर, हम तो उस फैक्टर में हमारी उनसे बात चली। तो मैंने बड़ा, ये कस्टमर हमारे बहुत पुराने थे, मैंने कहा कि सर हमारा ये X% आता है, इतनी आता है सर मेरे पास, मैं इतना आपको दे देता हूं, आप बताओ मुझे क्या दोगे। सपोज अगर मेरे पास 4% आता है तो मतलब सर 4% आता है, मैंने 4 आपको दे दी, अब आप बताओ आप क्या मुझे देगा। सर आपको लगता है मेरी मेहनत है तो आधा परसेंट 1% आप मुझे देना। इनमें उनका जवाब था कि अभिषेक आपसे पहले एक बंदा आए थे हमारे पास, उन्होंने मुझे 8% का डिस्काउंट दिया, जबकि उस प्रोजेक्ट में 8% आता ही नहीं है। लेकिन कस्टमर उसके बाद से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो हमारी सुननी नहीं चाह रहे थे। इस तरह के केसेस को आप कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली में क्या है कि मार्केट के अंदर ना अनफेयर प्रैक्टिस बहुत है। वो लोग 1 साल 2 साल मैक्सिमम दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस करके निकल जाते हैं, बट आज जो अपॉर्चुनिटी लॉस वो हमारा करके जा रहे हैं, जो आपने पहले भी पॉइंट बोला था, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना। तो इसका सबसे जो स्मूथ तरीका होता है ना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है केस हैंडल करना। ठीक है, आप ना कंपनी से आपका कोई एमओयू साइन हुआ होता है, कोई आपकी कमिटमेंट ऑन ईमेल्स होती है अगर आप फेयर ही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा दो। सेकंड वन थिंक आप कंपनी में डायरेक्टली मिलवा दो। एंड थर्ड वन सबसे इजी वे, कुछ दिखाना नहीं, कुछ समझाना नहीं, कुछ नहीं करना। अकेले आप और वो जिसने 8% दिया वो तो काम नहीं करते। आप बोलो कि सर हम लोग ना एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 चैनल और हैं बाजार में, अगर 10 में से 8 मेरे वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं यानी मेरी बात सही है, वो 2 गलत है। अगर 10 में से 6 आदमी भी या 5 आदमी भी उस वाली बात बोल रहे हैं तो मैं गलत हूं। अगर आप फेयर हैं तो करने दो ना कंपटीशन की, आप सिर्फ उससे और मेरे बीच में कंपटीशन मत करो। अब बाजार में 3 से और कुछ, तो बिल्कुल 10 मिनट में क्लियर हो जाता है केस, उसका ट्रस्ट भी टूट जाता, तो ये तो क्लियर हो जाता है केस। हम तो सेम प्रैक्टिस हमारे साथ भी हम पर होती थी पहले कई बार। हम कहते थे सर वो X% दे रहा ना आपको,
आप वाई से बात करो, जेड से बात करो, ABCD से भी बात करो। जब वो बात करने के बाद ये आता था कि नहीं, जो कौशिक कह रहा है वही सही है, तो कस्टमर आपके लिए भी कुछ छोड़ के जाएगा, आपका भी घर वो चलाएगा, आपकी भी जो कंसल्टेंसी फीस है वो जरूर देगा। आपको ऐसा ही लगता है कि कस्टमर को भी थोड़ा चेक करना चाहिए कि जो रियल एस्टेट एजेंट, जो कंसल्टेंट उसके पास आया, उसका एक बैकग्राउंड चेक करें पहले, और किसी डिस्काउंट लेने से पहले उसकी नॉलेज चेक करे, उसकी मार्केट की एक्सपर्टीज चेक करे, ना कि कोई अब इसको इस तरह की उड़ता हुआ कोई तीर आया और आपने वो 8%। When you are talking about the first time buyer, they want only the discount. जिस प्रोजेक्ट में आपने बात करी उसमें आप यू कैन से कि आप एक एंकर स्पेस की बात कर रहे हो, करेक्ट, जो 40-50 लाख रुपए की इन्वेंट्री की हम लोग बात करते हैं। आप उसी में ग्राउंड फ्लोर के बायर से बात कर दो, इन्वेंट्री भी चेक करेगा, वो आपकी नॉलेज भी चेक करेगा, पे आउट भी चेक करेगा, एंड ही नो वेरी वेल कि क्या आउटकम है, क्या अब मेरे को आपको देना चाहिए, क्या उसको खुद के पास रखना चाहिए। बट द फर्स्ट टाइम बायर जो है, जिसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की चीजें, 10 लोगों से मिला नहीं है, वो सामने वाले की बात पे बिलीव करता है। और सेकंड वन थिंग, जब आपने कहा कि उसको बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि उसको ऐसी चीजें करनी चाहिए, बट उसको इतना जरूर करना चाहिए कि वो सामने वाले चैनल को बिल्डर के ऑफिस लेके जाए एंड देन से कि भाई ये मेरे को ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप लोगों की ऐसी कोई बात है तो मैं इसको चेक दे देता हूं तुम्हारे सामने, बट यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फंडिंग। ठीक है, ठीक है। इतना तो जरूर करना चाहिए। तो ये मैसेज आप देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम बायर हो? आप फर्स्ट टाइम बायर है, अगर आपको कोई भी कमिटमेंट चाहिए, एटलीस्ट अबाउट द कॉस्ट शीट, अबाउट द यूनिट प्रेफरेंस, और जो आपकी एलोकेशन हुई है, आपको बिल्डर के आदमी से लूप फोल में आपके कंसल्टेंट को रख के लेनी चाहिए। एंड ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की बनती है कि वो एक ईमेल ड्राफ्ट करे, टू में अपने कस्टमर को रखे, CC में बिल्डर को रखे कि मैंने ये कोट किया है, क्योंकि कल को बिल्डर चेंज कर दे फिर क्या करोगे आप सिर्फ कस्टमर को ये मत दिखाओ, आप ये भी देखो बिल्डर ने चेंज कर दिया फिर क्या होगा। यू आर द मिडिल मैन, और आपने दोनों तरफ से देखना है। लोग ना सिर्फ चैनल का देखते हैं कि कसूर क्या है, क्लाइंट का कसूर क्या है। मैं कहता हूँ कि अगर बिल्डर चेंज कर दे, ही चेंज द पेमेंट प्लान, दोनों की बात तो खत्म हो गई। तो आपको अपना जो असाइन एग्रीमेंट है उसके बीच में आप मिडलमैन का जो रोल प्ले करते हो वो रिटर्न में होना चाहिए, आपकी जो कमिटमेंट्स है वो भी कस्टमर के सामने ऑन पेपर होने चाहिए। हाउ डू यू सी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, और आने वाले टाइम पे आप क्या चेंजेस देखते हो उसमें? गुड़गांव में आप देखो कि आज की डेट में ना एक मारुति की वजह से गुड़गांव की शुरुआत हुई, एक प्लानिंग की वजह से गुड़गांव के अंदर एप्रिसिएशन आई, चाहे वो प्लानिंग हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो यहाँ पे कंपनीज के जो अपने हेड ऑफिस थी उनकी वजह से हो। मेजर रोल DLF ने प्ले किया, जो आगे भी करते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे ना एसेट क्लास अलग लेवल की आ रही है, मतलब कि लोग ना 7 सिग्मा सर्विसेज देने तक की बात कर रहे हैं। आज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से चीजें बढ़ी है, तो एक साइबर सिटी की वजह से अगर गुड़गांव के अंदर ये चमक है, सेकंड साइबर सिटी वो अपना क्लोवर लीफ के पास प्लान कर रहे हैं, DLF यू कैन से कि वहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस भी रनिंग पेस में आ गया। क्लोवर लीफ के लेफ्ट साइड में जब आप जयपुर की तरफ जाते हैं तो DLF साइबर सिटी 2 उसका काम शुरू हो गया है। राइट साइड में आप जाके देखिएगा ग्लोबल सिटी का भी काम शुरू हो गया। वहां पे कियोस्क ये भी लगाया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा जितनी हाइट की एक बिल्डिंग भी बन सकती है, FAR उस लेवल की भी आ सकती है। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबली लोगों का रुझान गुड़गांव की तरफ होगा। आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो आपको ना इंटरनेशनल जाके ये बताने की जरूरत नहीं कि गुड़गांव क्या है। और फिर माइग्रेशन दिल्ली से, जैसे कनेक्टिविटी का दौर बढ़ता जा रहा है, अपना ऐसी कोई रोड ही नहीं है। यू कैन से अबाउट द KMP, आज दिल्ली NCR के ऊपर जो ये रोड बनाई है KMP, हर तरफ से हर आदमी को हर जगह से कनेक्ट कर दिया। तो इसका मेजर रोल अभी आएगा, 10 साल से रोड बनी हुई है। यू कैन से अबाउट द द्वारका एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा चार्मिंग है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुड़गांव में अभी इसकी ग्रोथ के लिए मतलब कि गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया?
ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स। हर सेक्टर में, हर सेक्टर में दिल्ली से कनेक्ट करने का भी एक सेक्टर था, आगे ग्लोबल सिटी और साइबर सिटी प्लान करना भी एक सेक्टर था। दूसरी चीज, मास्टर प्लान जो इन्होंने रेडी कर रखा है उसमें चीजें ना डिफाइन कर रखी है, लाइक सेक्टर 29, 114, 88 एंड एसपीआर बेल्ट इज कमर्शियल सेक्टर। तो आज गवर्नमेंट ने डिसीजन अगर लिया तो आज 29 सेक्टर में जाएं, चाहे हम एंटरटेनमेंट, ऑफिस वर्क या XYZ रीजन, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है। सेम हम एसपीआर पे भी बैठे हैं, तो यहाँ पे लाइन से टाटा परमंती से लेके टिल क्लोवर लीफ तक सारी बेल्ट कमर्शियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन 88 में कमर्शियल एक्टिविटीज जो आएंगी उससे भी और रुझान पैदा होगा। तो आने वाले टाइम का ये मान के चलो कि अगले 15 साल तक गुड़गांव के और दिल्ली के रेट सिमिलर हो जाए। अच्छा, उस दिन आप मानना कि गुड़गांव में सैचुरेशन आई। आज 1/4 है। गुड़गांव में एवरेज 2.5 लाख रुपए का प्राइस है प्लॉट का, दिल्ली में 10 लाख रुपए की एवरेज आती है, कहीं 20 लाख भी है, कहीं 5 लाख भी है, बट 10 लाख रुपए की एवरेज आती है एवरेज। तो जिस दिन गुड़गांव में 10 लाख रुपए पर गज आपके प्लॉट बिकने लग जाए, 50,000 पर स्क्वायर फीट आज गुड़गांव के बहुत सारे प्रोजेक्टों का रेट हो गया। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आने वाले टाइम में आपको 40 से 50,000 पर स्क्वायर फीट एक अच्छे प्रोजेक्ट का रेट आपको देखने को मिले। आज इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके जो यहाँ पे घर बना लेंगे वो लोग लाइफ में आगे ग्रो कर जाएंगे। अदरवाइज जो लोग 24, 25, 30 लाख रुपए तक का पैकेज लेके बैठे हैं उनका सर्वाइवल दौर भी मुश्किल हो जाएगा गुड़गांव में। आज देखो ना आप, 1 लाख रुपए का 70,000 रुपए का रेंटल हो गया, देन फिर कार EMI, देन फिर किड्स स्कूल फीस, देन फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, कहाँ में नहीं, टफ हो जाएगा। ठीक है, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ना पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेचना क्या है। बिग बाजार में सब कुछ रहा है, आपको क्या बेचना है। सेकंड वन थिंग, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बेचना है। आप ये सोचो कि अरे बिल्डर एक्सप्लेन कर देगा, मेरी टीम वाले एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं। आपको खुद एक एक चीज, आपको प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना है। आज मेरी कंपनी के अंदर आप देखोगे कि प्री सेल डिपार्टमेंट अलग है, पोस्ट सेल डिपार्टमेंट अलग है। आज CRM में कम से कम भी 20 लोग काम करते हैं। अरे वाह। कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, पहला पेन पॉइंट जब वो बाइंग करने आता है, दूसरा पेन पॉइंट जब वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाता है, तीसरा पेन पॉइंट जब वो डिलीवरी के लिए जाता है। आपको वहां तक की सर्विसेज बनानी पड़ेगी, आप एक अच्छा कंसल्टेंट बन सकते हो, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। आपने ओनली कस्टमर की हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, बाकी कस्टमर अपने आप आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देगा। आपके पास ग्राहक हैं तो आपको बिल्डर भी अटेंड करेंगे, आपके पास ग्राहक ही नहीं है तो आपको कौन अटेंड करेगा। सो द की इज ओनली कि आप किस लेवल पे जाके कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो, आप उतना ध्यान रखिए। और वो सर्विसेज आपकी स्किल में भी होनी चाहिए। आप जब गाइड करो तब से लेके और लास्ट तक डिलीवरी तक आप अगर उसके साथ बने रहोगे, आपकी वो एक आध गलतियां भी माफ कर देगा, बट आपको सक्सेसफुल जरूर बना देगा। थैंक यू सुरेंद्र जी, इट वाज अ रियली ग्रेट डिस्कशन विद यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। मैंने 1-2 वीडियोस आपकी देखी हैं रिसेंट, तो लोग बड़ा गाइड होते हैं और आप इस चलने को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। ग्रह ज्ञान से लोगों को ग्रह जरूर मिलने थैंक यू सो मच सुरेंद्र। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू।